Assalamu alaikum दोस्तों, मैं मोहम्मद फवाद मिर्जा। Today the topic we are going to discuss is getting admission into King Edward Medical University in MBBS with दाऊद इशफाक साहब। दाऊद इशफाक साहब जो हैं वो करंटली जो है वो थर्ड ईयर में MBBS में रिक्रूटेड हैं। बाकी उनका फर्दर एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड उन्होंने एडमिशन कैसे लिया और रिगार्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस और फीस जो है वो उन्हीं के साथ एक्सप्लोर करते हैं। तो दाऊद इशफाक साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल रियली थैंक्स माशाल्लाह कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए। थोड़ा सा हमें बता दें कि बिफोर कमिंग टू MBBS आपका क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड था? जी, अस्सलाम वालेकुम वहाब भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म। मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो इस तरह है कि प्राइमरी वही शाहदरा से ही लोकल स्कूल से, फिर बाद में मैट्रिक जो है मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल शाहदरा से किया है, जो कि फिलहाल गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल शाहदरा बन गया है। ठीक है। वहाँ से मैट्रिक क्लियर करने के बाद मैं जीसीयू में मैंने एडमिशन लिया प्री मेडिकल में। जी। जीसीयू में जीसीयू में से मैंने एफएससी किया और उसके बाद मैंने एंट्री टेस्ट दिया है, जिसे जो पहले एमडी कैट होता था, अब एनएम कैट या एनएमडी कैट के नाम से जाना जाता है, नेशनल के नाम पे पीएमसी जिसे होल्ड कर रही है। वहां से मार्क्स लिए मैंने जो भी क्लियर किया, और उसके बाद जो है मैंने अप्लाई किया और किंग एडवर्ड में एडमिशन लिया है। दाऊद इशफाक साहब माशाल्लाह, व्हाट एन इम्प्रेसिव जर्नी। थोड़ा सा बता दीजिएगा कि मतलब लाहौर में अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेजेस हैं, इसी तरह प्राइवेट कॉलेजेस हैं और भी ऑब्वियसली मेडिकल कॉलेजेस की बहुत सारी तादाद होगी। तो आपने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी को ही क्यों जो है अपनाने में प्रायोरिटी दी? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तब की बात करें जब मैंने प्रायोरिटी दी थी, तो एक्चुअली ये था कि ये प्रेस्टिजियस है और बहुत पुरानी है, 186 ईयर्स ओल्ड है। और इसके अलावा जो है ना, इसकी एल्यूमिनाई बहुत बहुत वास्ट है। तो मगर इसके अलावा अब जो यहाँ पे आके मुझे पता चला है कि इसमें एक तो ये बात है कि यहाँ पे स्कॉलरशिप्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं और ना इंटरनेशनली बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आप जो कि एक्सपोजर आपको एज अ डॉक्टर यहाँ पे मिल सकता है। किंग एडवर्ड के साथ 6 एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हैं, जिनमें सबसे बड़ा है हॉस्पिटल। ज़ाहिर सी बात है, जहाँ पे पेशेंट काउंट ज़्यादा होगा वहीं पे एक्सपोजर ज़्यादा होगा। तो एज अ डॉक्टर अगर आप देखें तो जितना एक्सपोजर यहाँ पे है, आई डोंट थिंक सो कि पूरे पाकिस्तान में या शायद ही कहीं और हो, शायद इंडिया में या बांग्लादेश में मिल जाए। मगर फिलहाल एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी मेयो हॉस्पिटल है, और यहाँ पे जो है एक्सपोजर भी बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं। इलामा इकबाल सर्विसेज और ये जो शेख जाद वगैरह है, इन पर मैंने ऐसा ही तो कुछ सोच के इसे नहीं रेफर किया था अपने आप के लिए। मगर ये है कि ये सारी जो है ये कॉलेजेस हैं। इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज है, ये सर्विसेज जो है मेडिकल स्कूल है, मगर ये जो है ये मेडिकल यूनिवर्सिटी है। तो ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंडर ही खुद ही आता है किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, जिसके अंदर जो है ग्रेजुएशन के प्रोग्राम्स होते हैं। और मजीद इसके अलावा बहुत सारी यहाँ पे हैं फैक्टर्स, जो कि मेरे घर के पास पड़ता था, शायद मैंने इस वजह से ज्यादा रेफर किया इसे ऐसा। माशाल्लाह जी। माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, आपने बड़ा डिटेल जो है वो एक्सप्लेन कर दिया और ऑब्वियसली हर कोई जानता है कि जो है ना इसकी अपनी प्रेस्टीज है, ऑब्वियसली उसमें यही फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे जो आपने बताए हैं। थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा, आपने थोड़ा सा इस इधर जिक्र किया है कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है और स्कूल है। जो एग्जांपल नहीं, जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, अप्लाई करना चाहता हूँ, मुझे इतना डिफरेंस का नहीं पता है, तो क्या क्या इससे फर्क क्या पड़ता है? आपने इसको स्पेसिफिकली एक्सप्लेन किया है, तो इसके बारे में अगर रोशनी डाल सके। जी, सच यूनिवर्सिटी और स्कूल में फ़र्क तो अगर आप टीचिंग के हवाले से देख रहे हैं तो वो तो शायद ना हो, ठीक है? मगर यूनिवर्सिटी का ये होता है कि यूनिवर्सिटी की डिग्री उसके अपने नाम से होती है, ठीक है? यूनिवर्सिटी की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, जो कि नेशनली, इंटरनेशनली रिनाउन होती है। अब किंग एडवर्ड की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी रॉयल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज़ और जो सर्जन्स हैं यूके का, उससे रिनाउन है, और बहुत ही मतलब माने जाते हैं यहाँ के डॉक्टर वहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे मतलब जहाँ से जितने भी डॉक्टर जाते हैं उन्हें यूके में देख लें, कैमकाना यूके है हमारी एक एसोसिएशन है, मतलब जो ओल्ड कैमकोलियंस ने बनाई हुई है। और कैमकाना यूएस है, जो कि यूएसए में बनाई हुई है। तो आपके लिए ना पूरा ही दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए आपके लिए रास्ते खुले होते हैं। अब जो बाकी वो कॉलेज और स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, वो ऐसा खुद कोई आइडेंटिटी नहीं होते, वो मिक्स हो जाते हैं। यूँ कह लें कि सारे बराबर हैं, जो पूरे पंजाब में हैं, वो सारे यूएचएस के अंडर हैं, उन्हें डिग्री यूएचएस की मिलेगी। ठीक ठीक ठीक, तो माशाल्लाह।
जी 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 जी। जी, जी। तो अगर आप ये फ़र्क देखें तो बेसिक फ़र्क तो ये है कि अगर एक बंदा डीजी खां से कर रहा है और इलामा इकबाल से कर रहा है, वो उनकी एज़ सच अगर आप सीवी किसी को देते हैं तो वो डिग्री बराबर है। फिर बाद में स्कोर्स और बाद में आपकी प्रैक्टिस और आपका एक्सपीरियंस वो सब बात की बात है। और किंग एडवर्ड और इलामा इकबाल वैसे तो मुझे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, मगर यही है कि इलामा इकबाल को यूएचएस की डिग्री है, वही सारे लोग बराबर, और किंग एडवर्ड वैसे देखा जाए तो तकरीबन बराबर ही एक ही मेरिट के लोग होते हैं, दोनों के थोड़ा ही फ़र्क होता है, किंग एडवर्ड वाले ज़रा थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो वरना ये है कि एक को डिग्री यूएचएस की मिल रही है और एक को किंग एडवर्ड की मिल रही है, ये है बेसिक फ़र्क। इसके अलावा अपॉर्च्युनिटीज़ आपको भी पता है कि कॉलेज में ज़्यादा होंगे या यूनिवर्सिटी में, तो ज़ाहिर-सी बात है कि एक यूनिवर्सिटी है, उसका यूनिवर्सल लिंक्स है। अभी लास्ट टाइम चाइना से बड़े डेलीगेट्स आते हैं, जो चाइना से, अब जर्मनी से डेलीगेट्स आते हैं। हमारे बहुत सारे जो है ना, दुनिया में इंस्टीट्यूट हैं जिनके साथ हमारी कोलैब है, और उनके साथ हम डॉक्टर हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं, वो हमें टीचर्स प्रोवाइड करते हैं। हम उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए जो है एचओज़ वगैरह प्रोवाइड करते हैं, रेज़िडेंट्स प्रोवाइड करते हैं। और वैसे भी आपको भी अंदाज़ा होगा कि किंग एडवर्ड से फिलहाल पाकिस्तान में, दुनिया में जितने भी यूएस में गए हैं ना, स्पेशली यूएसएमएल एक एग्ज़ाम है, यूएस का मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, क्लियर करके पाकिस्तान से जितने भी डॉक्टर्स गए हैं वो एक तरफ, और किंग एडवर्ड के डॉक्टर एक तरफ है। 52 उनकी जो है ना अपीयरेंस थी इन काउंट। तो ये माशा फ़र्क है बेसिकली ठीक ठीक यूनिवर्सिटी और कॉलेज में। ठीक ठीक। माशाल्लाह, जी, यानी आप कह रहे हैं कि एक बड़ा मैच्योर एक्सपोज़र मिल जाता है, जिसकी बेसिस पे एक तो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल जाती है, डिग्रीज़ की तो जो वैल्यू होती है कि मतलब आप किंग एडवर्ड से मिल रहे हैं। इसके अलावा एक ऐसा मैच्योरिटी आ जाती है जो है आफ्टर के मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि यूएस में 52% जो हैं वो किंग एडवर्ड से हैं, तो मतलब एक नाम बना हुआ है, एक ब्रांड है जो है किंग एडवर्ड अपने आप में जी, जो है। कह डन हो गया। सकते हैं। ठीक है। बिल्कुल अच्छा ऐसा ही है। माशाल्लाह। अच्छा अच्छा मुझे बताएं, एक स्टूडेंट जो है अब्दुल इशफाक साहब, वो अप्लाई करना चाह रहा है इन एमबीबीएस प्रोग्राम, ठीक है, या ओवरऑल मेडिकल के लिए, तो मुझे बताइएगा कि उसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है जो है। देखिए, इसमें 2 तरह से प्रोसेस डिवाइड हो जाता है। एक तो है कि जो बेसिक कन्वेंशनल है, जो हम फ़ॉलो करते हैं पाकिस्तानी। जी जी इसमें ये होता है कि आपने सबसे पहले मैं स्पेशली पंजाब की बात करूँगा, जी वैसे अब तो जनरल हो गया है। पहले आपने मैट्रिक करना होता है और फिर बाद में आपने एफएससी करनी होती है। इसमें आपको हाई स्कोर्स चाहिए, ठीक है? बहुत हाई स्कोर्स, आपको अंदाज़ा है इस चीज़ का। जी फिर उसके बाद एक ना एमडी कैट होता था, जो कि पहले सिर्फ़ पंजाब का था, अब नेशनल हो गया है, पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल के अंडर। वो नेशनल एमडी कैट होता है, उसमें आपने गालबन 200 उसके जो है अ, एमसीक्यूज़ हैं, जिनमें से आपने स्कोर लेना होता है अच्छा खासा। उसके बाद एग्रीगेट बनता है, ठीक है? उस एग्रीगेट के तहत जो है ना, आपका एडमिशन होता है। अब ये एमडी कैट जी है, जो नेशनल एमडी कैट है, इसके थ्रू ही आपका एडमिशन होना है, चाहे वो यूएचएस के अंडर इलामा इकबाल सर्विसेज़ या किसी भी मेडिकल कॉलेज में ले लें, या फिर आप किंग एडवर्ड में लेना चाहें। जी तो एंट्री टेस्ट जो है इसका सेम है, ठीक है? आगे आ जाता है एप्लीकेशन में फ़र्क। आप ऐसे तो अप्लाई करते हैं, एक होता है इसका क्या कहते हैं, ऑनलाइन फॉर्म होता है। ऑनलाइन फॉर्म में आप अप्लाई करते हैं, मेरिट लिस्ट आ जाती है, आपका ये मेरिट बन रहा है, एग्रीगेट बन रहा है। वो एग्रीगेट पहले तो 10, 40, 50 था। 10% मैट्रिक, 40% एफएससी एंड 50% जो था, क्या कहते हैं, एंट्री टेस्ट था, एनएमडी कैट। अब जो है 50-50 कर दिया। 50% जो है एमडी कैट कर दिया और 50% इन्होंने एफएससी कर दिया। अब इस तरह है कि आपका एग्रीगेट बन गया, अब आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। वहाँ पे 17-18 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एमबीबीएस प्रोग्राम प्रोवाइड कर रही हैं। इसके अलावा कुछ हैं जो बीडीएस प्रोवाइड कर रही हैं, कुछ हैं जो मतलब एसोसिएटेड प्रोग्राम्स हैं, कुछ आज़ाद कश्मीर में है। तो इस तरह है। इसमें आपको वो जो यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी, आपने एक-एक करके सबको अलाइन करना है, आपने अपनी प्रेफ़रेंस के सर पे। तो मैंने तो पहले पे ही किया था, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एग्रीगेट भी अच्छा था, तो मेरा किंग एडवर्ड में ही आ गया। तो यूजुअली वैसे अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल राउंड और बेसिक फैक्टर्स के बेस पे भी तो किंग एडवर्ड्स इनमें ऊपर ही है। आपने अप्लाई करना है, उसके बाद आपका एग्रीगेट बनेगा और वो आपको बताएँगे कि मतलब यूएचएस वाले, कि आपका इस यूनिवर्सिटी में एग्रीगेट फ़ॉल कर रहा है। ठीक ठीक आप उस यूनिवर्सिटी में जाके आपने वही जो फिज़िकल फॉर्म फिल करने हैं, वहाँ पे जाके आपने फॉर्म है, साथ डॉक्यूमेंटेशन है, वो ज़रा काफ़ी ज़्यादा किस्म की होती है। 10-10 फ़ोटोकॉपीज़ चाहिए होती हैं, और आपको ओरिजिनल भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डोमिसाइल और आपके जो रिज़ल्ट्स हैं, और आपका जो वहाँ पे परफ़ॉर्मेंस सर्टिफ़िकेट होता है कॉलेज का, वो सारा कुछ आपने जो है ओरिजिनल आपने सबमिट करवाना होता है जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए। अब सेम क्राइटेरिया है हर जगह।
इसके बाद आपको वो देते हैं फी चालान। वो फी चालान आपने जो है एसोसिएटेड बैंक होता है वहाँ पे आपने सबमिट करवाना होता है। दिस इज हाउ एडमिशन इज सिक्योर्ड। अच्छा, अच्छा माशाल्लाह आपने आपने बड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेन कर दिया। इसमें ना सिर्फ मेरी एक तो क्यूरी जो मुझे फील आई है कि देखें, आपने कहा कि यूएचएस हमें रिकमेंड कर देता है कि जो भी यूनिवर्सिटी में आपका हुआ होता है वो जो है ना कहता है कि उधर जाके आप फॉर्म्स वगैरह सबमिट। तो जो एग्रीगेट जी बना रहा होता है वो भी यूएचएस ही मेक श्योर कर रहा होता है कि भाई आपका इतना एग्रीगेट बना है तो आप उस यूनिवर्सिटी में आते हैं या नहीं, वो भी मतलब यूएचएस बता रहा होता है। जी जी। ऐसा जो गवर्निंग बॉडी है ना वो यूएचएस ही थी। जी 2006 तक गवर्निंग बॉडी यूएचएस थी और किंग एडवर्ड यूएचएस के अंडर था। जी मगर बाद में हुकूमत ने और किंग एडवर्ड की जो अपनी इनकी एडमिनिस्ट्रेशन है उसने फील किया है कि किंग एडवर्ड बेहतर है अपने आप को एज अ यूनिवर्सिटी प्रेजेंट करने के लिए, तो उन्होंने इसे यूनिवर्सिटी का रैंक दे दिया। तो अब भी इसका जो एडमिशन टेस्ट है वो यूएचएस ही होल्ड कर रही है। और इसका जो आगे फर्दर तो पता नहीं फ्यूचर में क्या होता है, शायद ये अपना अपना इंटरेस्ट बना लें आगा खां की तरह। मगर यूएचएस ही इसका एग्रीगेट डिसाइड करती है। यूएचएस में प्रोबेबली अब तो नहीं है, वैसे पहले था कि फिजिकल फॉर्म भी होता था और ऑनलाइन फॉर्म भी आप सबमिट करते थे, यानी दोनों तरीके से सबमिट करते थे। और फिर बाद में आपको थ्रू मैसेज और थ्रू ईमेल आपको बता दिया जाता था कि आपका जो आपने प्रेफरेंस लिखी है इसमें अगर आप देखें तो आप इस मेरिट पे फॉल कर रहे हैं, ये आपका है मेडिकल कॉलेज। फिर उसके बाद आप उस स्पेसिफिक मेडिकल कॉलेज में जाते हैं और वहां पे जाके अपना फिजिकल फॉर्म सबमिट करवाते हैं, फिर फी जमा करवाते हैं, दैट्स इट। डन हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह। जी ठीक है, अच्छा अच्छा मुझे बताइएगा कि आपने एप्लीकेशन प्रोसेस को बड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेन कर दिया। थोड़ा-सा मुझे बताइएगा कि जब आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, आप देखें दाऊद इशफाक साहब बिलॉन्ग टू शदरा, सो मोस्ट प्रोबब्ली ही हैज सिलेक्टेड लाहौर फॉर दी जो है टेस्टिंग पर्पसेस। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, कोई सियालकोट से होगा, कोई फैसलाबाद से होगा, सरगोदा से होगा, तो उनके लिए क्या फैसिलिटीज है? मतलब इनके यूएचएस कहाँ-कहाँ टेस्टिंग सेंटर जो है वो क्रिएट करता है? इनके हर बड़े से सिटी में जो है टेस्टिंग सेंटर है। इवन आजाद कश्मीर में अलग इनका एंट्री टेस्ट होता है यूएचएस वालों का। और ये कोई दिक्कत नहीं है, हर शहर में ऑलमोस्ट होता है। जी, ठीक है। जी। आपने आपने गुजरांवाला में भी होता है, ये लाहौर में होता है, इसके अलावा सियालकोट, हर जगह होता है ये टेस्ट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री टेस्ट मतलब आपको आपके घर के बहुत करीब मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है हाँ, ये होगा कि आपने एंट्री टेस्ट दे दिया, फिर बाद में आपको यूएचएस आना पड़ेगा। अगर फिजिकल फॉर्म है तो वो आपको ये करना पड़ेगा। डन हो गया, जी। डन। अच्छा अच्छा मुझे बताइएगा, आप कह रहे हैं कि फिजिकली आपने अवेलेबिलिटी शो करनी पड़ती है, तो कोविड में इन्होंने कोई प्रोसेस को चेंज नहीं करने की कोशिश की कि मतलब जो है स्टूडेंट स्टूडेंट हैव टू कम टू फिजिकली कलेक्ट द एविडेंसेस ऑफ टेस्ट एंड अदर थिंग्स? नहीं, नहीं एज़ सच तो इन्होंने कोशिश तो बहुत की है। कोशिश इन्होंने ये की है कि सबसे पहले तो इन्होंने एंट्री टेस्ट डिले करते रहे हैं। डन हो गया। ठीक है। मगर जो एंट्री टेस्ट इन्होंने लिया, वो उन्होंने एसओपीज़ के तहत लिया। फिर उसके बाद इन्होंने ना काफ़ी हद तक चीज़ों को ऑनलाइन कर दिया। कि पहले था ऑनलाइन भी आपने सबमिट करवाना है फॉर्म और फिजिकल भी आपने अपने कुछ डॉक्यूमेंट जो कि यूएचएस हम्म, के पास रहते हैं फोटोकॉपी में। और जो ओरिजिनल और फोटोकॉपीज़ हैं कुछ आपके स्पेसिफिक मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में सबमिटेड होते हैं। तो यहाँ पे जो है कि इन्होंने सारा वो फिजिकल वाला कट शॉर्ट कट के ऑनलाइन ऑनलाइन कर दिया। और जो आपने स्पेसिफिक मेडिकल, क्योंकि जो 100, 200 और 300 मतलब इस रेंज में जो है स्टूडेंट्स होते हैं स्पेसिफिक मेडिकल कॉलेज में। मगर वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे तो अपीयरेंस काफ़ी ज़्यादा होगी, 4-5 हज़ार या शायद इससे भी बहुत ज़्यादा। तो इसको उन्होंने डिवाइड कर दिया। ये इन्होंने एसओपीज़ फॉलो किए हैं और अभी जी इसी के तहत शायद काम हो रहा है। जी, जी, जी। अच्छा अच्छा मुझे बताइएगा कि आपने माशाल्लाह ये भी बता दी, टेस्टिंग सेंटर हमारे क्लियर हो गए। मुझे बताइएगा कि एक स्टूडेंट है जो इसके टेस्ट के लिए अब उसने सारा मतलब प्रोसीजर पूरा कर लिया, अब उसके टेस्ट की जो है वो कॉल आ गई है। तो मुझे बताइए हुँ। कि एक तो सब्जेक्ट कंटेंट क्या होता है? मतलब कौन-कौन से सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं और उनकी परसेंटेजेस क्या होती हैं? जी। ये सब सब्जेक्ट कंटेंट और इसकी जो परसेंटेज है वो वेरी करती रहती है। जब मैंने इंटरेस्ट दिया था तब और था, अब उसके बाद और था और फिलहाल और चेंज कर दिया इन्होंने। जी, एज़ सच मैं तो नहीं बता सकता मगर इसके 4 सब्जेक्ट होते हैं मेन। इसमें बायो सबसे ज़्यादा मेन है, फिर आ जाती है फिज़िक्स, फिर केमिस्ट्री और फिर इंग्लिश। ठीक है। अब मैं थोड़ी-सी बेसिक बता देता हूँ। बायो में ये होता है कि आपको मतलब यूजुअली बुक ही होती है। अब एनएमडी कैट है तो थोड़ा प्रॉब्लम है। जो पंजाब बुक है इसमें से थोड़ा-सा आउट ऑफ सिलेबस होके फेडरल में चले जाता है। आपको थोड़ा-सा नेशनली पढ़ना पड़ता है सिलेबस। इसके बाद आ जाता है फिज़िक्स और केमिस्ट्री, ग़ालिबन इनके बराबर-बराबर एमसीक्यूज़ हैं। और
इंग्लिश के 20 हैं और बायो के 80 हैं, जो फिलहाल मुझे सुनने में मिला है। और बाकी दोनों के आई गेस 50-50 हैं, इतना मतलब ये है। तो थोड़ा थोड़ा आपको फेडरल का और पढ़ना पड़ता है, और थोड़ा कई बार आपको जो है वो ए लेवल्स का पढ़ना पड़ता है सिलेबस। बाकी जो है पहले इजी था, पहले सिर्फ पंजाब की बुक से क्लियर हो जाता था। ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश। ये आपने पढ़ने हैं, वो मैंने आपको रेशियो भी बता दिया, इंग्लिश सबसे कम है, बायो सबसे ज्यादा है, और बाकी दोनों बराबर है दरमियान में। इसके थ्रू आपने एंट्रेंस देना है, एंड दैट्स इट। जी, अभी अभी आपने आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि अब जो है फेडरल और जो है ओ लेवल ए लेवल से भी पढ़ना पड़ता है। तो इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डाल सकते हैं कि मतलब एक एफएससी का स्टूडेंट है वो कैसे मेक श्योर कर सकता है, जो पंजाब साइड से पढ़ा है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से की किताबें पढ़ा है, वो अल्टीमेटली जो है ओ लेवल ए लेवल और उसको भी कवर कर सके, इस वो कैसे मेक श्योर कर सकता है आपके ख्याल में? जी, एज़ सच अगर देखा जाए तो ये तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का फ्लॉ है कि एक ही मुल्क के अंदर रहते हुए, एक ही एजुकेशनल सिस्टम को फ़ॉलो करते हुए, फेडरल में जो कि चंद किलोमीटर के फासले पे है, चंद हज़ार किलोमीटर कहने चले, फासले पे आपका सिलेबस चेंज हो रहा है, और बच्चों को जो टेस्टिंग आपने क्राइटेरिया प्रोवाइड किया है, वो सेम है। ठीक है, ये दिक्कत है। मगर अब फ़िलहाल जो जूनियर्स राब्ता करते हैं, उनके लिए यही है कि आप फेडरल की एक बुक ले लें, ठीक है? आप उसको रीड करें। ये नहीं है कि सारा सिलेबस चेंज नहीं है, ऐसा तो नहीं होता। एक स्टैंडर्ड है यानी, और ए लेवल्स की जो स्टैंडर्ड बुक है, या फेडरल की जो एफएससी की है, या पंजाब की है, इसमें थोड़ी-थोड़ी वेरिएशंस हैं। तो एक टॉपिक किसी में ज़्यादा है, किसी में एक टॉपिक कम है, किसी में एक एक्सप्लेनेशन थोड़ी ज़रा वाज़ेह करके दी हुई है, किसी में नहीं दी हुई। तो आप अगर ऐसे किसी बुक को खोलेंगे तो आपको न्यू नहीं लगेगी, आपको बस चंद एक टॉपिक्स होंगे या चंद एक पॉइंट्स होंगे जो आपको नोट करने हैं। ये दिक्कत लास्ट टाइम एंट्रेंस में आई थी, जो एनएमटी कैट इन्होंने फर्स्टली लिया था। तो अब यही कहना है कि आप कोशिश करें कि फेडरल को भी एक बार पढ़ लें, तो ईज़ी रहेगा। ठीक है। अच्छा अच्छा, अब मैं इधर से एक जो मेरी क्वेरी रेज़ हो रही है वो ये है कि आपने कहा है कि एफएससी सॉरी क्या नाम है, ओ लेवल, ए लेवल और फेडरल का भी आपको पता होना चाहिए। तो आपके ख्याल में जो आपका अंदाज़ा है वो क्या फेडरल सिस्टम या जो ओ लेवल, ए लेवल इनमें से कोई स्टूडेंट एडवांटेजेस पोज़ीशन पे होता है एज़ कंपेयर टू एफएससी जो पंजाब से करके गया है? कि आपके ख्याल में तकरीबन इस तरह अमलगम होता है कि वो सबको थोड़ा बहुत जो है वो एडवांटेज दे रहे होते हैं कहीं न कहीं जाके। जी, ऐसा तो किसी को हम ये नहीं कह सकते कि एडवांटेज पे है किसी का सिलेबस ऑलरेडी जो पहले पहले 2 साल से एफएससी में पढ़ रहे हैं, वो बेहतर है या नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो ए लेवल्स है, वो उनका क्राइटेरिया अलग है। उनको डिसएडवांटेज है अगर वो एंट्री टेस्ट देते हैं। उनका आई गेस 10% कम कर देते हैं एग्रीगेट ओवरऑल से, या 5, मुझे वो एग्ज़ैक्ट याद नहीं है। ठीक है। मगर उनको डिसएडवांटेज होता है ओवर लोकल जो स्टूडेंट्स हैं अप्लाई करने वाले की। इंटरनेशनल को ये होता है, मगर इंटरनेशनल के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि 2 तरीक़ेकार हैं, जिनमें से जो एक कन्वेंशनल है जो हम फ़ॉलो करते हैं, वो एंट्री टेस्ट है एनएमटी कैट के नाम से। मगर जो दूसरा है वो सेट 2 है। सेट असल में ए लेवल्स के बाद इंटरनेशनली जो अमेरिका या जो ज़्यादातर ये यूएई में फ़ॉलो किया जाता है, या यूके में भी फ़ॉलो किया जाता है आई गेस। वहाँ पे होता है ए लेवल्स के बाद अगर आपने किसी भी ग्रेजुएशन के लिए किसी भी कॉलेज में या किसी भी हाई स्कूल में आपने अप्लाई करना है, तो आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, अपने ए लेवल्स के ग्रेड्स के साथ-साथ उनको अप्रूव करने के लिए कि ये मेरा है। उसे भी एंट्री टेस्ट ही कहते हैं, उसका नाम है, मतलब उसके ना सब्जेक्ट अलग-अलग हैं। सेट 1 है, सेट 2 सब्जेक्ट पेयर्स बने हुए हैं। जैसे प्री मेडिकल का है, उसे हम एमडी कैट कह रहे हैं। जो प्री इंजीनियरिंग का होगा, उसमें मैथ आ जाएगा बायो की जगह, उसे हम एंट्री टेस्ट कहते हैं या ई कैट कहते हैं। समझ रहे हैं? तो इस तरह सेट 1 जो है वो किसी और के लिए है, सेट 2 जो है ना, पेयर ऑफ सब्जेक्ट, वो है हमारे लिए। आई मीन प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई करने के लिए, पाकिस्तान में या इंटरनेशनली कहीं भी। तो पाकिस्तान में सेट वो ए लेवल्स के बाद सेट करते हैं, सेट 2 स्पेसिफिकली। उसमें भी आपको अच्छे खासे स्कोर चाहिए होते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, उसके सेट 2 में अल्हम्दुलिल्लाह 100% स्कोर है। तो इस तरह वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ए लेवल्स करने के बाद अगर आप एंट्रेंस देने का या एमडी कैट देने का सोचें, तो आई गेस इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन। ठीक, ठीक, जी माशाल्लाह, हाँ। माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, मुझे बताएँ कि एक स्टूडेंट है जो चाह रहा है कि ठीक है, मैंने एफएससी और मैट्रिक में तो अच्छे मार्क्स गेन कर ही लिए, क्योंकि ऑब्वियसली एक खास परसेंटेज तो चाहिए ही होती है मेडिकल में जो है, जिसकी उम्मीद हो सके जो है ना, क्योंकि एक लिमिटेड सीट्स होती हैं। लेकिन एक स्टूडेंट है वो एफएससी और मैट्रिक में तो अच्छा जो है परफॉर्म कर चुका है। अब ऑब्वियसली वो चाह रहा है कि मैं एंट्री टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म कर सकूँ। तो आप आपके ख्याल में
जो है कोर्स बुक्स इनफ होती हैं, या कोई आप अलहदा से कोई पास्ट पेपर्स रिकमेंड करेंगे, या कोई कोई इस तरह की चीजें कि जिसकी बेस पे वो जरा बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ? ऐसा ही तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, जो कि बुक से ज़्यादा हो। मेरे उस्ताद मोहतरम कहते थे कि किताब आपकी मुक़द्दस गाय है। जैसे हिंदू मुक़द्दस गाय की पूजा करता है, आपने उस किताब की पूजा करनी। किताब मतलब पंजाब की टेक्स्ट बुक। इसके अलावा जो आप हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैं रिकमेंड करूँगा चंद एक बड़े प्राइवेट सिस्टम्स हैं, जिसमें पीजीसी का नाम है, किप्स का नाम है या स्टार्स है इंस्टीट्यूट्स। ये इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ पे आप मतलब अगर आप नहीं जाना चाहते, वो आपकी चॉइस है, मगर आप प्रैक्टिस के लिए आप इनका मटेरियल ले सकते हैं, जो कि ब मार्केट में अवेलेबल है। आप इससे प्रैक्टिस करें, एज़ मच एज़ पॉसिबल जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप करें, ठीक है? क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एज़ वी ऑल नो। और कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। लास्ट टाइम मेरा जो जूनियर है, जो फ़िलहाल जिसने एडमिशन लिया है, 94.43 क्लोजिंग एग्रीगेट था, किंग एडवर्ड का। तो रिकमेंडेशन यही है कि आप जितनी प्रैक्टिस हो सके करें, ठीक है? पास्ट पेपर्स जो हैं वो तो हर कोई करता है मेरे नज़दीक, और करने भी चाहिए। उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि क्वेश्चन का जो अंदाज़ है किस तरह का होगा, उसका लेवल किस तरह का होगा। जैसे ये 40 सेकंड पर क्वेश्चन दे रहे हैं, क्या मिलेगा भी इतने में आंसर हम निकाल सकते हैं? ये सारा कुछ आपको अंदाज़ा होता है पास्ट पेपर से। तो इस वजह से आई रिकमेंड कि सबसे पहले आप अपनी मुक़द्दस गाय यानी किताब को अच्छे से फ़ॉलो करें, उसको अच्छे से रीड करें, क्रैम क्रैम करें, मेमोराइज़ करें, जिस तरह भी है उसे बस हज़म कर दें। फिर उसके बाद आप जो है प्रैक्टिस मटीरियल फ़ॉलो करें। ये मैंने कुछ इंस्टीट्यूट्स के नाम लिए, मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी पड़ जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए और ये प्रॉब्लम भी हो जाती है। मगर आप इनका प्रैक्टिस मटीरियल अगर ले सकते हैं, तो लाज़मी करें। फिर उसके बाद जो सेकंडली बुक के बाद जो सेकंड हमारे लिए कंपल्सरी चीज़ है, वो है पास्ट पेपर्स। उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि क्या करना है, किस तरह करना है और क्या-क्या इनका क्वेश्चन मेकिंग क्राइटेरियाज़ हैं। जी। ठीक ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, अब आपने कोर्स वर्क बता दिया, पास्ट पेपर्स बता दिए, वो तो चले क्लियर कर लिए, किसी ने कोर्स वर्क पढ़ा है। अब आते हैं इंग्लिश की तरफ स्पेसिफिकली, क्योंकि इंग्लिश तो कोर्स वर्क से नहीं आती है। मतलब मोस्ट जी, प्रोबब्ली मिस्टर चिप्स से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, या उससे रिलेटेड नहीं पूछे जी। जाएंगे। आई डोंट नो कि अभी तक मिस्टर चिप्स है कि नहीं। 10 साल पहले तो मिस्टर चिप्स थी, अब माइट भी डिफरेंट हो सकती है। तो जो है, क्या क्या उसके लिए, इंग्लिश के लिए स्पेसिफिकली कहाँ से स्टडी करना चाहिए? जी, पहले तो मिस्टर चिप्स पढ़ाया जा रहा है, अभी भी पढ़ाया जा रहा है। आई गेस 46-47 ईयर से यही जो सिलेबस है वो फ़ॉलो किया जा रहा है। अब बात ये रही कि एंट्रेंस के लिए, तो उसके लिए इंग्लिश जो है आपको वही मैंने बताया कि प्रैक्टिस मटीरियल अकेडमीज़ प्रोवाइड कर रही है। इसमें 2-3 तरह से क्वेश्चन्स आते हैं। एक तो मतलब मेजरली आपके होते हैं अ, 2 पार्ट। एक होता है ग्रामर, जिसमें मतलब मुख्तलिफ तरह से क्वेश्चन आते हैं कि चूज़ द करेक्ट वन, पुट द करेक्ट ऑप्शन इन हियर, जिसमें मतलब आपने प्रीपोज़िशन या एडवर्ब या जो कुछ भी आता है वो आपने पुट करनी है। और कई बार आपको 3 या 4 सेंटेंसेस दिए जाते हैं, प्रोवर्ब दिया जाता है। आपने उनमें से करेक्ट या बेस्ट वन चूज़ करनी होती है। एक ये पार्ट है जिसमें क्लियर होना है आपका ग्रामर से, यानी आपको इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर का इल्म होना चाहिए। उसके लिए मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, मगर अगर आप पर्सनली मुझसे पूछे तो मैं रिकमेंड करूँगा किप्स की बुक है एक, वो 200 टू 250 रूल्स हैं उसके अंदर लिखे हुए ग्रामर के। वो 200 टू 250 रूल्स अगर एक इंसान क्रैम कर लेता है, उसे उन साथ-साथ एग्ज़ाम्पल्स दी हुई हैं, उन एग्ज़ाम्पल्स के साथ अगर उसे मेमोराइज़ कर लेता है, तो मेरा नहीं ख़्याल कि उसे किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे अगर देखा जाए इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से, इवन सीएसएस में उन्हें दिक्कत नहीं होगी। जी दूसरी बात है, दूसरा जो उसका पार्ट है वो अ, है वर्ड्स के साथ, वर्ड्स विद देयर सिनोनिम्स। सिनोनिम्स के लिए उन्होंने सिलेबस जो प्रोवाइड किया होता है यूएचएस वालों ने, अब तो यूएचएस नहीं है, पीएमसी है। पीएमसी वालों ने जो किया होता है उसके अंदर ही उन्होंने वर्ड्स दिए हैं, आपने उसके आप वो कहीं से भी आ सकते हैं। तो आप उसको किसी भी बुक से ले लें, जैसे मतलब मैंने आपको पहले बताया है, ये इंस्टीट्यूट्स हैं। आप कोई बुक ले लें, उससे कर लें, गूगल कर लें, या आपको कहीं से भी आपको लगता है कि आपकी मेमोरी इतनी अच्छी है, आपकी वोकैब इतनी अच्छी है, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है। जी बट एज़ सच हर एक को मतलब एफएससी लेवल पे ज़रूरत है। जी। तो
यही बात है फिलहाल आप इसके ठीक है। अच्छा, तो आप कैसे समझते हैं? मैं असल में अभी बात भी रिगार्डिंग जो है एफएससी स्टूडेंट्स की करना चाह रहा था। मुझे पता है आपके ख्याल में एक एफएससी का स्टूडेंट जो अच्छी तरह इंग्लिश कवर करके आता है या मतलब इंग्लिश में ओवरऑल प्रोफिशिएंट है, लेट्स अज्यूम कि वो प्रोफिशिएंट है, तो क्या वो बेहतर परफॉर्म कर पाता है या उसको आपके ख्याल में अलग से पढ़ाई करनी पड़ेगी फॉर गेटिंग गुड मार्क्स इन इंग्लिश? क्योंकि ऑब्वियसली उसका भी एक खास पोर्शन है जो हम एक बंदा चाह रहा होगा, जब एग्रीगेट 94.43% बन रहा है, इसका मतलब है कि एक एक नंबर काउंट कर रहा है, तो उसको मेक श्योर करने के लिए इंग्लिश को भी प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप क्या समझते हैं कि मतलब एक स्टूडेंट एफएससी से जो है वो कर सकता है या उसको क्या करना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश? जी, आपने बिल्कुल क्लियरली आपने अपने क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है। ये कि ज़ाहिर-सी बात है, एक-एक पॉइंट अगर मैटर करता है तो हम रिस्क नहीं ले सकते, अपने ही प्रीवियस नॉलेज की बेस पे आप अपने आप को एग्ज़ामिन करने नहीं जा सकते, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने एंट्री टेस्ट ही क्लियर करके आपने जाना है किसी एमबीबीएस करने के लिए किसी मेडिकल कॉलेज में, तो आपका 1 साल वेस्ट होगा। अगर आप खाली एग्ज़ामिन करने के लिए, चेक करने के लिए जा रहे हैं कि मैं कर सकता हूँ या नहीं, तो आपको सबसे पहले प्रैक्टिस को बहुत ही अच्छे से आपको यकीन दिलाना पड़ेगा अपने आप को, और सारा सिस्टम जो आपने क्लियर करना है, वो ये है कि प्रैक्टिस करें अच्छे से, पास्ट पेपर्स देखें। आपको अंदाज़ा होगा पास्ट पेपर से कि क्या मैं ये कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता। अगर कर सकता हूँ तो फिर तो बिस्मिल्लाह, हज़ार बिस्मिल्लाह। अगर नहीं कर सकता तो फिर आपके सामने है सारी बातें। आपको जो है प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए, आपको वो लर्निंग स्टफ जो मैंने आपको बताया है 200 से 250 जो रूल्स हैं, उन्हें क्राइम करें, यही कुछ है। वरना एफएससी का स्टूडेंट आई डोंट थिंक सो कि वो 70 टू 80% परफॉर्म कर सकता है, मगर हमें फिलहाल 100% के करीब परफेक्शन के करीब जाना है, वो इस तरह आई गेस नहीं हो पाएगा, तो प्रैक्टिस माशा कीजिए। माशाल्लाह, माशाल्लाह। मुझे लग रहा है कि जिस तरह हमने टेस्टिंग प्रोसेस को वैल्यूएट किया, हमें एक छोटा-सा इंटरव्यू रिगार्डिंग जो है वो टेस्टिंग को पास करने के लिहाज से भी करना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू काफ़ी माशाल्लाह बड़ा होता जा रहा है और चीज़ें खुलती जा रही हैं। अच्छा, चलिए माशाल्लाह मोस्ट प्रॉबब्ली हमने तकरीबन कोशिश की है कि जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग टेस्टिंग, क्योंकि टेस्टिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू गेट जो है योर एडमिशन इनटू एनी मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड स्कूल। अच्छा, अच्छा, थोड़ा-सा एंड कॉलेज। अच्छा, अच्छा, मुझे थोड़ा-सा बताइएगा कि वंस आप उम्मीद करते हैं लेट्स कि आपका एग्रीगेट बन गया, तो उसके बाद क्या कोई इंटरव्यू प्रोसेस भी है या जस्ट बेस्ड अपॉन योर टेस्टिंग एंड मार्क्स इन एफएससी एंड मैट्रिक आपको जो है वो अल्टीमेटली मिल जाता है दाखिला? जी, असल में अगर आपने एग्रीगेट ले लिया है तो फिर आपका एडमिशन कोई नहीं रोक सकता। हाँ, आपको वैसे ही आपका मतलब एक फॉर्मल सा या यूँ कह लें कि छोटा-सा इंटरव्यू रखा जाता है, जिसमें आपसे ये पूछा जाता है कि जी बेटा आपने एग्रीगेट लिया, माशाल्लाह मुबारिक हो। ये आप बताएँ कि आप आइंदा करेंगे क्या? खिदमत-ए-खल्क करेंगे? ये वो छोटी-मोटी जो है अखलाक की बातें आपकी प्रोफ़ेसर्स के साथ नो हाउ हो जाती है। वरना आपका कोई इंटरव्यू नहीं है। इसके अलावा आपका मेडिकल चेकअप है, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है जो कि आपको यहाँ आने से रोकती है। वैसे ही एक रिकॉर्ड में रखने के लिए कि आया इस जो स्टूडेंट है ये हेपेटाइटिस का पेशेंट रहा है, एचआईवी का पेशेंट रहा है, इसकी आईसाइट वीक है या हाइट कितनी है, वो रिकॉर्ड के तौर पे अपने पास रखते हैं। अदरवाइज़ देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी इंटरव्यू क्लियरिंग और एनी अदर थिंग। जी। So shortly, if we summarize, तो आपके कहने का मतलब है कि the interview has more to do with the with just asking of ethics and HR if he has, but जी। ultimately it doesn't जो है add up to the इट डज़न्ट मैटर। aggregate of your। यस, ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद। यस इट अच्छा, डज़न्ट अच्छा, मैटर। मुझे बताइएगा कि जो है एक स्टूडेंट है जो कह लें कि अब जैसे कि हम इंटरव्यू से आगे पहुंच गया तो उसने पास कर लिया, एग्रीगेट भी आ गया, माशाल्लाह। बात आती है फी की, तो यूनिवर्सिटी फी क्या है जो है पर सेमेस्टर जो है किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की? अब मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप एब्सोल्यूट टर्म्स बताएं, क्योंकि मुझे पता है ये चेंज होते रहते हैं हर साल के साल जो है, जी। लेकिन लेकिन एक जर्नल जो होता कि कोई एक स्टूडेंट कर रहा है तो उसको पता हो कि भाई इतनी जो फीस है ये चार्जेस चलेंगे जो है जब आप दाखिला लेते हैं। जी, जब मैंने एडमिशन लिया था तो मेरे सीनियर्स ने बताया था कि 1 लाख से सवा लाख जो है, या कई बार 1.5 लाख कह लें, यहाँ तक जो है नॉर्मली इनकी 5 साल की फीस होती है। हमारी एनुअल फीस है, पर सेमेस्टर नहीं है, और जो एनुअली आई एम पेइंग दैट इज़ 25,000 टू 35,000। समटाइम इट इज़ 36,000 एंड समटाइम इट इज़ 24, तो ये रेंज आती है। तो वेरी करते रहते हैं। अगर देख कंपेयर किया जाए इसे प्राइवेट के साथ तो इसका आई गेस के कुछ भी फीस नहीं है। प्राइवेट जी, में तो जी, 12-12, 15-15 लाख फीस है। जी।
बिल्कुल, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली आप सही कह रहे हैं। अच्छा आपने फ़ीस के बारे में बताया और इस फ़ीस में स्कूल या कॉलेज फ़ीस के अलावा जो है जिसे कहते हैं एकेडमिक फ़ी के अलावा हॉस्टल फ़ीस भी जो है साथ में इंक्लूडेड होती है या हॉस्टल फ़ीस अलग से होती है इसकी? नहीं, जो मैंने आपको रिकॉर्ड बताया है फ़ीस का वो एक्सक्लूडिंग हॉस्टल फ़ीस है। हॉस्टल फ़ीस को इंक्लूड कर लिया जाए तो पर एनम जो है वो 60,000 टू 80,000 80,000 मैं अपना मैक्स बता रहा हूँ, जो कि मैं अपने दोस्तों को जानता हूँ, वो 60 टू 80 पे करते हैं। ये रेंज है। इसके अंदर अगर आपने एसी वाला रूम लेना है तो उसमें अलग है, अगर नॉन एसी रूम लेना है तो उसमें अलग फ़ीस है। एसी रूम की आई गेस 20 टू 30,000 एक्स्ट्रा है, जो कि मिल मिला के 80 टू 90,000 तक आपका मैक्स जो एनम पर एनम फ़ीस है, वो आपने पे करनी है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, दाऊद इशफाक साहब सीम्स टू बी रियली नॉमिनल चार्जेस बट लेट्स फेस द रियलिटी कि कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो शायद पुअर बैकग्राउंड से हैं या लोअर मिडिल क्लास से हैं, वो ठीक है माशाल्लाह दे वर एबल टू अचीव दैट मेरिट लेकिन वो कह लें कि उनके लिए वो 25,000 या 50,000 भी पे करना मुश्किल है। तो इस ऐसे स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटीज़ ने क्या कोई फैसिलिटी बनाई है कि उनके लिए कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस हो सके, स्कॉलरशिप हो सके कि अगर वो नहीं भी कर सकते तो कम से कम सिर्फ इस वजह से कि जो है वो पैसे नहीं पे कर सकते उनका एमबीबीएस जो है या उनका जो है कह लें कि एक एकेडमिक कैरियर ना रुक जाए सिर्फ इस वजह से कि वो जो है पैसे नहीं पे कर सकते। एक तो एचईसी है, अलहम्द है, या एसोसिएशंस है, अलहम्द है, जैसे पीफ है, केयर एसोसिएशन है, ये आपको प्रोवाइड करती हैं स्कॉलरशिप्स, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी में वक़्तन-फ़वक़्तन आते रहते हैं इनके फॉर्म्स। इसके अलावा अगर आप जो बात कर रहे हैं कि पुअर बैकग्राउंड से या मतलब नॉर्मल बैकग्राउंड से जो कि नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, उनके लिए एक खुशखबरी किंग एडवर्ड में आने के बाद ये है कि अगर आप इंटरनेशनली भी आपने कोई अपनी परफ़ॉर्मेंस देनी है या आप कुछ चाहते हैं कि आप इंटरनेशनली जाके प्रैक्टिस करें या स्पेशलाइज़ेशन करें, रेज़िडेंसी करके, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैमकाना यूके और कैमकाना यूएस ये हमारी 2 एसोसिएशंस हैं, जो कि ओल्ड कैम कोलिन्स चला रहे हैं। तो ये प्रोवाइड करती हैं स्कॉलरशिप्स जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, ताकि ये जो है आप इंटरनेशनल जो यूएसएमएल यूएस का एग्ज़ाम है या यूके का जो प्लैब है, फिलहाल यूके एमएलए होने लगा है। इन एग्ज़ाम्स को आप क्लियर करें और उसके बाद आपको रेज़िडेंसी मिलने तक ये आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं। बाद में आप चाहें तो इसका पार्ट हो के आप पे बैक करना चाहें तो कर सकते हैं। ये इनका बड़ा ईज़ी जो है सिस्टम है। तो ये कहना बजा होगा कि किंग एडवर्ड में आने के बाद आपको फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत कम फेस करने पड़ते हैं। ऑब्वियस सी बात है करने तो पड़ेंगे, कहीं न कहीं, कभी न कभी हो सकता है, मगर यहाँ पे फाइनेंशियली आई गेस कोई प्रॉब्लम नहीं है। माशाल्लाह इट्स अ रियली कॉस्टली जेस्चर यानी कि मतलब हमने बहुत कम ये देखा है कि लोग जब आ जाते हैं तो वो एमबीबीएस कर ही लेते हैं जो है जी। हाँ, नहीं फाइनेंशियल क्राइसिस की बेस पे आपका एमबीबीएस नहीं रुकेगा, ये मैं गारंटी करता हूँ, आपको बात देता हूँ कि माशाल्लाह यहाँ पे ढेरों ढेर स्कॉलरशिप्स मतलब आती हैं और लगती हैं लोगों की। अब मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा कि जो कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से जो है ना माश कर सका हो। माश माश अदरवाइज़ स्टूडेंट्स भी कोऑपरेटिव हैं, आए दिन जो है आते रहते हैं फॉर्म्स कि आप ये जो है फंड करें, ये इसके लिए ये कु कुछ स्टूडेंट्स ने भी अपनी एसोसिएशंस बनाई हुई हैं, कार-ए-कमाल है, तो वो कर लेते हैं, आपस में अकोमोडेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स को। जी। डन हो गया। अच्छा माशाल्लाह फीस स्ट्रक्चर भी हो गया। इसके बाद एक बंदा कह लें कि दाखिला ले लिया है तो हॉस्टल का अगर मतलब आउटसाइड द सिटी है, अदरवाइज़ जो डे स्कॉलर है उनके लिए तो ये शायद एक मसला भी नहीं है। तो हॉस्टल अवेलेबिलिटी का क्या सीन है केमू में? जी, हॉस्टल जो है किंग एडवर्ड के अंडर 4 हॉस्टल आते हैं, जिसमें एक हॉल रोड वाला है, एक मैक्लोड रोड वाला है, एक ब्रूम है और एक न्यू हॉस्टल है। ये हॉस्टल्स हैं, इसके अंदर जो ब्रूम है वो नॉन एसी है, हॉल रोड के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन है एसी और नॉन एसी की। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ी-सी दिक्कत कई बार आ जाती है कि जो यहाँ पे दूसरे प्रोग्राम्स कर रहे हैं एमबीबीएस के अलावा, जो अलाइड साइंसेज़ हैं या जो डीपीटी है, उनको आई गेस नहीं मिलता हॉस्टल, उनके लिए ज़रा दिक्कत है। बाकी जो है यहाँ पे पीजी प्रोग्राम कर रहे हैं या जो एमबीबीएस कर रहे हैं, उनको बड़े ईज़िली हॉस्टल अवेलेबिलिटी है। ठीक है, सही है। अच्छा हॉस्टल अवेलेबिलिटी के बारे में बता दें, थोड़ा-सा आप बता सकते हैं कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में इस टाइम जो है मेडिकल में क्या-क्या जो है वो डिग्रीज़ जो हैं वो करवाई जा रही हैं? मेजरली तो एमबीबीएस है जिसका ड्यूरेशन 5 साल है, ठीक है? इसमें काफ़ी सारी सीट्स हैं, मतलब 302 जो हैं इसकी ओपन मेरिट की सीट्स हैं, अदरवाइज़ जो जो दूसरे हैं बलूचिस्तान से, फाटा से, उनके लिए भी कोई 30-40 सीट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे डीपीटी प्रोग्राम होता है, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, इसमें भी अच्छे खासे स्टूडेंट्स हैं और ये आई गेस ये भी 5 साल का है।
फिर उसके बाद जो प्रोग्राम्स हैं अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स हैं, जहाँ पे बीएस प्रोग्राम्स करवाते हैं अलाइड हेल्थ में, जिनमें 4-4 साल का ईच जो है, 12 इनमें है आगे फर्दर डिवीजन्स, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप बाद में लिंक में या जिस तरह भी आपको प्रोवाइड करनी कर दीजिएगा। वो 4 साल के हैं। डीपीटी प्रोग्राम भी आई गेस मुझे कंफर्म नहीं है 4 या 5 साल का है, मेरा ख्याल है 5 साल का है। इसके अलावा एमबीबीएस है जो कि 5 साल का है। इसके अलावा जो डीमोंट है उसके वो एसोसिएटेड है किंग एडवर्ड के साथ, वो बीडीएस प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, वो भी 5 साल का है। जी। माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, आपने आपने ओवरऑल बता दिया। थोड़ा सा मुझे बताएं कि आप किस तरह के स्टूडेंट समझते हैं कि वो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में आके बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं, और किन के लिए डिफिकल्ट टू एडजस्ट होता है टू द एनवायरनमेंट? मतलब जो भी हो, जितना मर्जी अच्छा एनवायरनमेंट हो, कुछ बंदों के लिए ऑब्वियसली वो थोड़ा डिफिकल्ट जरूर होता है। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह के स्टूडेंट्स जो है वो बड़ा जो है इंजॉय करते हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में आके? जी, अगर आप ये स्टूडेंट्स की एन्जॉयमेंट और स्टूडेंट की ईज़ की बात करें, तो किंग एडवर्ड के कल्चर से हो सकता है शायद कुछ को प्रॉब्लम हो। किंग एडवर्ड का कल्चर ना एक बहुत ही मीडियोकर सा है, यानी ना ये ज़्यादा कंज़र्वेटिव है कि मतलब जैसे एफजे में है, फातिमा जना में, कि ओनली लेडीज़ आर स्टडीइंग। तो यहाँ पे ये है कि आप मतलब इंटरैक्शन कर सकते हो, आपके ग्रुपिंग है, सारा कुछ है। मगर एक नॉर्मल रेंज में, ये लम्स की तरह भी नहीं है, आपको पता है कि बड़ा उनका इंटरनेशनल किस्म का उनका है प्रोटोकॉल। तो ये एक मीडियोकर सी रेंज है, जो कि ना आपको ज़्यादा वास्ट साइड पे लेके जाती है और ना ज़्यादा कंज़र्वेटिव साइड पे। तो यहाँ पे हो सकता है कि जो मतलब वास्ट मेंटालिटी अपनी तरफ से लेकर आते हैं, उन्हें शायद दिक्कत हो जाए। तो वरना आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम हो। ठीक, माशा अच्छा अच्छा, एनी एडवाइस जो आप देखते हो कि यार जो न्यू कमर्स आते हैं उनको ये चीज़ टैकल करने में मुश्किल आती है, जो शायद आपको भी आई हो या आपके दोस्तों को आई हो, तो अगर मतलब उनको बेहतर कोई एडवाइस दे सकें बिफोर कंक्लूडिंग द इंटरव्यू? अ, जो किंग एडवर्ड में मैंने आपको बताया कि फैमिलीज़ हैं ये। जी, ये एक जो केमकोलियंस हैं, ये आपस में फैमिली है। सीनियर्स बहुत अच्छे से गाइड करते हैं जूनियर को कि ये है, ये डिपार्टमेंट इस तरह क्लियर करना है, ये डिपार्टमेंट है, इसके एग्ज़ाम्स इस तरह क्लियर करने हैं, ये उनके क्विज़ेज़ हैं, ये इनके क्राइटेरियाज़ हैं। अगर आप ये इस तरह चलोगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एग्ज़ाम क्लियर करने में। आपको वो सारा सिलेबस से लेके इवन एक-एक चीज़ की गाइड वहाँ पे मौजूद है। उन्होंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है सारा कुछ स्टफ़, मतलब गैदर करके रखा हुआ है। आने वाले स्टूडेंट्स के लिए जिसे कहते हैं पक्का-पकाया हलवा तैयार है, उन्होंने खाना है। जी। रियली थैंक्स माशाल्लाह। एक तो दाऊद अशफाक साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया। मोस्ट प्रोबब्ली जो है जी। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो गए होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहें। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट में पास ऑन कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि दाऊद अशफाक साहब तक रेफर कर सकूँ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार-बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद वहाब मिर्ज़ा साहब का तहे दिल से शुक्रगुज़ार। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।